Netanagari is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब। पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर। डाउनलोड पगार खाता। अगर आपको पता चले नेतानगरी के दूसरे हिस्से में अब रुख करेंगे उत्तर प्रदेश से राजस्थान का। राजस्थान पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं दो वरिष्ठ पत्रकार। सबसे ज्यादा वरिष्ठ पत्रकार तो हैं अविनाश कल्ला, बहुत बहुत स्वागत है आपका, वरिष्ठतम पत्रकार। शुक्रिया मालिक, शुक्रिया। और दूसरे वरिष्ठ पत्रकार हैं त्रिभुवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। त्रिभुवन जी दैनिक भास्कर से जुड़े हुए हैं और अविनाश कल्ला जी स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं। त्रिभुवन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी, आपको मेरी आवाज आ रही है त्रिभुवन जी? हाँ, आ रही है। आपको आ रही है? जी, बाकायदा दुरुस्त आवाज भी आ रही है और पीछे लालच के लिए पर्याप्त सामान भी मुहैया है, इतनी सारी किताबें नजर आ रही हैं। तो त्रिभुवन जी, आपसे ही बात शुरू करते हैं। राजस्थान में हालात कैसे हैं? यूपी बिहार पर स्पॉटलाइट खूब है, लेकिन राजस्थान से भी जो तस्वीरें आ रही हैं वो हाड़ कपा देने वाली हैं। देखिए, राजस्थान एक बहुत बड़ा स्टेट है। राजस्थान के 33 जिले हैं और 10,000 से ज्यादा राजस्थान में पंचायतें हैं, 40,000 से ज्यादा गांव हैं। तो एक देश का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। यूरोप में राजस्थान के जितने बड़े जिले हैं उतने बड़े यूरोप में देश हैं। तो आप ये देखिए कि जो देश में जो भयावह त्रासदी आई है उस त्रासदी से राजस्थान भी मुक्त नहीं है। और राजस्थान में भी हर रोज करीब 160, 170, 175, 165 मौतें हर दिन हो रही हैं। ये वो मौतों का आंकड़ा है जो बाकायदा हम ये देखते हैं कि जो ऑन रिकॉर्ड सामने आ रहा है या जो रिकॉर्ड पर है। और अगर राजस्थान के अगर 40,000 गांवों की बात करें तो वहां पर ऐसे रिकॉर्ड की कोई बहुत ज्यादा व्यवस्था नहीं है। इसलिए ये आंकड़ा बहुत ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि गांवों में वहां प्रशासन नहीं है, वहां ऐसी इकाइयां नहीं है जहां शमशान में, जहां स्वास्थ्य की इकाइयां नहीं है, जहां डॉक्टर्स नहीं है। तो राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा भी बहुत लंबे समय से चरमराया हुआ था लगभग। और इसके चरमराने की एक और बड़ी वजह है, वो ये है कि एक जो पुराना समय था, उस पुराने समय में सरकारी अस्पतालों में नेताओं के, अफसर लोग इलाज करवाया करते थे, उनके रिश्तेदार इलाज कराते थे, उनके बच्चे जाते थे, सरकारी स्कूलों में उनके बच्चे पढ़ते थे, कॉलेजों में बच्चे पढ़ते थे उनके। लेकिन अब प्राइवेट, और जो बहुत प्राइवेट में भी बहुत ऊंचे दर्जे के जो स्कूल कॉलेज हैं वहाँ पढ़ाई का उनका काम होता है। और जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें इलाज नहीं होता। इलाज कराने के लिए वो ज्यादातर जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं। तो आप ये देखिए कि उन अस्पतालों में सिर्फ आम लोगों को, और आम लोगों में भी जो बहुत गरीब तबके के लोग हैं उनको छोड़ दिया जाता है। तो इसलिए सरकारी अस्पताल, मैं आपको बताता हूँ कोविड से पहले की स्थिति की, जब हम अस्पतालों में जाते थे तो आप देखिए डॉक्टरों के लिए बैठने तक की अच्छी कुर्सी नहीं है, उनका कैबिन अच्छा नहीं है। डॉक्टर्स किन हालात में वहां काम करते हैं, लोगों को गुस्सा तो आता है, वहां जाते हैं हम लोग देखते हैं, लेकिन वहां साफ सफाई, स्वच्छता, मतलब नारकीय जो अस्पतालों में जो स्थितियां हैं वो बहुत नारकीय, बदबू आ रही है। और अब एकदम जो हालात बदले और एक ऐसी महामारी ने जब स्वरूप एक ले लिया और विकराल महामारी आई, तो इसमें तो पूरा वो ढांचा चरमरा गया है एक तरह से। अब सरकारी अस्पतालों में तो स्वाभाविक है, अब भरोसे में भी सिर्फ वही अस्पताल रहे हैं। लेकिन अगर आप एक चीज देखेंगे कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनकी भूमिका कोई बहुत अच्छी भूमिका के तौर पे सामने नहीं आई है। वो भूमिका भी सरकारी अस्पताल, सरकारी डॉक्टर वही जो कुछ निभा रहे हैं वही, क्योंकि उनकी जवाबदेही है, उनकी जिम्मेदारी है। राजस्थान में बहुत बड़े बड़े अस्पतालों ने, निजी अस्पतालों ने, पूरी चेन जो है, उन लोगों ने सरकार से 1 रुपए में, 2 रुपए में, 10 रुपए में, 50 रुपए और कुछ हजार रुपयों में बड़ी मुफ्त के तौर पे जमीनें ली थी। और उसमें ये वादा किया गया था कि वो ये इलाज जो है मुफ्त में करेंगे, गरीबों को इलाज देंगे। लेकिन आप जानते हैं कि जैसा हमारे भारतीय लोग जिस तरह का करते हैं, जो प्रबंधन करते हैं जिस तरह से, तो उन्होंने उन जिम्मेदारियों से अपना मुंह फेर लिया। और आज हालात जो हैं वो मतलब बहुत बेकाबू हैं। और
राजस्थान के अंदर हर दिन जो 160-70 जैसे, हालांकि एक मतलब जो परसों का आंकड़ा था और कल का आंकड़ा है उसमें 100 जो है, पहले 164 मौतें थी और कल वाले में 159 मौतें थी, तो कुछ 5 मौतों का अंतर। सरकारी आंकड़ा। हाँ, ये सरकारी जो आंकड़ा है वो, लेकिन वो भी एक उम्मीद बनाता है, क्योंकि हर दिन आदमी जो है वो ये आंकड़ा देखता है कि कल इतना हुआ, आज इतना हुआ, ज्यादा हुआ है, कम हुआ है। तो भले उन्होंने टेस्ट घटा करके ही किया, लेकिन लोग इस चीज में, लेकिन इसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये है कि अस्पतालों में हालात कैसे हैं। वहां आप ये देखिए, सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि कोई भी मंत्री जो है, प्रभारी मंत्री, अपने इलाके में नहीं गया है, उसने अपने इलाके के अस्पतालों को नहीं देखा, वहां वो गया नहीं। कोई प्रभारी अधिकारी वहां है, वहां नहीं गया है, कोई एक आध को छोड़ दे तो आप ये देखिए, जो विधायकों की भूमिका है, सांसदों की भूमिका है, मतलब आप ये देखिए कि सरपंच, पंचायत समिति का सदस्य, पंचायत समिति का प्रधान, जिला परिषद का सदस्य, जिला प्रमुख, जिला जो सांसद है, विधायक है, ये भले अलग अलग पार्टी में हो, लेकिन इतनी बड़ी महामारी आई है, इस महामारी में भी आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, और किसी भी जिले में, किसी भी विधानसभा में, किसी भी संसदीय क्षेत्र में कोई किसी ने ऐसी पहल नहीं की कि चलिए हम एक बार कुछ दिन के लिए ये अपने विरोध, बैर भुला दें, वाद विवाद भुला दें, एक आरोप प्रत्यारोप को छोड़ दें एक बार परे, और आइए हम एक टीम बना करके काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी, या जो भी लोग वहां मौजूद है, जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, और ये सारे लोग बैठ करके इस त्रासदी से निपटा जा सकता था। ऐसा नहीं है नहीं निपटा जा सकता, लेकिन ये जिम्मेदारी सिर्फ डॉक्टरों तक सीमित हो गई है, और राजनेताओं ने इसकी तरफ से पीठ फेर ली है। या इसमें मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, या इसमें स्वास्थ्य मंत्री काम कर रहे हैं, वो जो उनकी जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी निभाने के सूरत पे, या केंद्र में जो लोग काम कर रहे हैं। अब ये अलग अलग स्थिति है, अब ये अलग स्थिति है कि उन पर आरोप प्रत्यारोप, उनकी जिम्मेदारी, जवाबदेही। लेकिन ग्राउंड के ऊपर अगर आप देखें तो ये लोग जो काम कर सकते थे, जहां संभावनाएं थी, उन संभावनाओं को उन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। ऐसा नहीं है कि जैसे आप एक चीज देखेंगे कि जो ताकतवर राजनेता हैं वो अपने इलाके में सारी सुविधाएं दे रहे हैं, वो वहां बैठ करके किसी दूसरे विधायक को फोन करें कि भैया तुम्हारे यहां अगर ऑक्सीजन की कमी है मैं भिजवा दूं। तो मतलब इस तरह का कोई परिदृश्य मुझे न तो राजस्थान में दिखाई दिया है, और जो बाहर हम खबरें देख रहे हैं, आप जैसे उत्तर प्रदेश दिखा रहे हैं, या बिहार को देख रहे हैं, या मध्य प्रदेश देख रहे हैं, कहीं भी ऐसा सहयोग कोई दिखाई नहीं दिया है। दूसरा एक और चीज है, वो ये कि जो दूसरी सेवाओं के लोग थे, जैसे शिक्षक हैं, अब डॉक्टर अगर मोर्चे पे काम लगे हुए हैं तो शिक्षक भी वहां काम कर सकते हैं, वहां दूसरे लोग भी काम कर सकते हैं। आपातकालीन योजना बननी चाहिए थी, वैसा कुछ भी उन्होंने आपातकालीन योजना भी कोई बनाई नहीं है। जी अविनाश जी, गांव में क्या स्थिति है, क्या सूरत नजर आ रही है राजस्थान के? उस दिन हम लोग ट्विटर स्पेस पर भी चर्चा कर रहे थे। बहुत भयानक है। अगर आप देख, रोज कोई न कोई गांव, कोई न कोई ऐसी खबर आगे डाल देता है जहां, देखिए मैं ये कह रहा हूँ सौरभ, राजस्थान के गांवों की स्थिति भी बहुत अलग नहीं है जो अभी आशुतोष ने बताई, पर ये बात है कि हमारी वो तस्वीरें सामने खुल के बाहर नहीं आ रही। मैं पिछले 15 दिन से देख रहा हूँ, ये जो भी आंकड़े हैं ये प्रमुख तौर पे शहरी आंकड़े हैं, और गांव देख लीजिए, छोटे छोटे गांवों से जो लोग अपने इश्यूज भेज रहे हैं, जो अपनी तकलीफें भेज रहे हैं, वहां पे अस्पताल तक नहीं है। एक तो मुझे ऐसा दृश्य आया कि एक ग्रामीण झोला छाप डॉक्टर के घर में एक बेड लगा रखी है और पीछे सलाइन का ढेर लगा हुआ है। ओके। जो आए उसे एक ही सलाइन एडमिनिस्टर हो रही है। तो उस गांव के एक व्यक्ति ने मुझे ट्विटर पे ये सूचना भेजी कि मेरे पूरे गांव में सबको बुखार है। मैं उदयपुर से चल के सवाई माधोपुर पहुंचा हूँ और यहाँ ऐसे हालात है। तो मैंने वो क्वेरी ट्विटर पे रेज की। 2 दिन बाद वहां कोई पहुंचा और वो उसी बंदे को डांट रहा है कि तुम ये सूचना बाहर क्यों भेज रहे हो, और फिर भी हेल्थ वर्कर के नाम पे एएनएम और नर्सेस थे, कोई डॉक्टर नहीं पहुंच पाया। तो उनको उनके हाल पे छोड़ दिया गया है, उनकी कहीं काउंटिंग ही नहीं हो रही है। जैसा त्रिभुवन जी ने बताया, कोई मंत्री, कोई बड़ा नेता अपने क्षेत्र में बैठ के आगे से काम कर रहा हो, इक्के दुक्के नाम अगर हटा दिए जाए तो उसके अलावा कोई नहीं है।
और अगर कोई ऐसी क्वेरी उठा भी देता है तो उस पर रिएक्शन इतना स्ट्रांग आ रहा है कि आप अपने घर में बैठे बोल रहे हैं, हमें पता है हमारे क्षेत्र में क्या है। तो नेताजी बहुत स्ट्रांगली आपको ट्विटर पे जवाब देते हैं, जिसे कहते हैं ना करारा जवाब। और फिर उसी क्षेत्र का आदमी एक आंकड़ा शेयर करता है कि मंत्री जी आप बोल तो रहे, पर ये देखिए लिस्ट में नाम कोविड से पॉजिटिव थे और आज उनकी डेथ हो गई है। तो कोई देख नहीं रहा, सरकार उन तक पहुंचने का मुझे लगता नहीं चाह भी रही है। आज ही के अखबार की अगर खबर ले तो मसूदा एक जगह है अजमेर में, जहां से हमारे हेल्थ मिनिस्टर आते हैं रघु शर्मा। 1300 लोग हैं गांव में, एक को वैक्सीन लगाए, 2 महीने हो गए, कोई समझाइश तक नहीं कर पाए कि ये वैक्सीन लगना चाहिए। और सरकार भी एक बहुत अपना वो जो त्रिभुवन जी ने सही कहा, खाना पूर्ति सा काम लग रहा है कि वन टेक्निक फिट्स एवरीबडी। वो एक उन्होंने विज्ञापन जारी कर दिया अखबार में, वही उसकी कॉपी टीवी पे रिपीट हो गई, तो सरकार की तरफ से लगता है काम हो गया। पर गांव के आदमी को समझाने के लिए अलग तौर तरीके चाहिए, जो कोई नहीं देख पा रहा। और मैं तो ये कहूंगा, मैं अभी फील्ड पे नहीं गया, पर मैं कई लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मेरे अलग अलग गाँव में कुछ कॉन्टैक्ट बने, लोगों के लिए मैंने डीएम खोल रखा है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, अगर मेरे जैसे इंडिपेंडेंट सोर्स पे इतनी खबरें आ रही है, तो जो लोग ग्राउंड पे है उनके पास कितना खबरें होंगी, पर कहीं आगे नहीं आ रही। बस सिर्फ हर जगह खाना पूर्ति और नंबर स्कोरिंग का काम चल रहा है। ये हम लोग बाकी राज्यों का तो देख ही रहे हैं। आप दोनों लोगों से मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं कि टीकाकरण को लेकर गांव देहात के इलाकों में किस तरह की बातचीत चल रही है वहां पे? यहाँ तो बुरा हाल है, गांव वाले आगे ही नहीं आ रहे टीका लगवाने के लिए, उनको इस चीज की समझ ही नहीं है। आज दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट करी, वो उस गांव में गए तो लोगों को ये तक नहीं पता है कि कोरोना क्या है, इससे क्या हो सकता है। तो लोगों को समझाइश ही नहीं है। एक जगह तो उसी अजमेर जिले की बात करूंगा फिर से, हेल्थ मिनिस्टर के एरिया की, वहां लोग डॉक्टरों को कह रहे हैं कि आप हमें लिख के दोगे कि ये टीका लगवाने के बाद मौत नहीं होगी, तब तो हम टीका लगवाएं। तो इस तरह का अगर मतलब आप सोचिए, हम पेंडेमिक के दूसरे साल में सेकेंड वेव देख रहे हैं, और हमारे यहाँ अवेयरनेस इसको लेके कितनी कम है, हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। और जो कोई पहुंच रहा है और बात उठा रहा है, उसको आवाज दबाई दी जा रही है कि वो आंकड़ा बाहर नहीं आया और दिखाया जाए एज इफ ऑल इज वेल। हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर ने एक मैं तो उसे ये कहूंगा कि एक फोटो ऑपरेशन किया कि 24 घंटे में एक टेम्पररी अस्पताल बन के तैयार हो गया। बाड़मेर में वो खड़े हैं, बहुत अच्छे चित्र है। अगर रेवेन्यू मिनिस्टर एक जगह कर सकता है तो क्या बाकी लोग ये रेप्लिकेट नहीं कर सकते? इसका और क्या बताया कि अगर एक सीएम हेल्प डेस्क का भी हैंडल है, उस पे भी आप डालिए, तो पिछले 26 दिन से उस हेल्प डेस्क पे कोई क्वेरी का रिस्पांस नहीं जा रहा है। और हमारे यहाँ तो एक और चीज सर्कुलेट हो रही है कि इतनी वीसीज हो रही है, तो मुझे लगता है आधे से ज्यादा टाइम एडमिनिस्ट्रेशन का तो उन वीसीज में ही लग जाता होगा। कभी देखिए राज्यपाल की वीसी, मुख्यमंत्री की वीसी, फलाना वीसी, ये वीसी, तो किसी से कोई बात पूछ लीजिए, सब लोग वीसी में ही व्यस्त लगते हैं राजस्थान। तो ग्राउंड पे एक्शन की जगह ब्यूरोक्रेटिक खानापूर्तियां ज्यादा होती नजर आ रही है इस वक्त। त्रिभुवन जी, अशोक गहलोत सरकार दावे तो बहुत कर रही है, एक तरफ इल्जाम भी है केंद्र सरकार पे कि सहयोग नहीं मिल रहा, वैक्सीन को लेकर, बाकी चीजों को लेकर, संजीवनी को लेकर बहुत सारे दावे हैं। एक स्वीकारोक्ति भी है कि भाई हम सब 7 करोड़ लोगों तक नहीं पहुंच सकते, आप लोग ध्यान रखें। लेकिन जिस तरफ अविनाश कल्ला जी ने इशारा किया कि बयानबाजी और इमेज मेकिंग ज्यादा है, और जिस एस्ट्यूट पॉलिटिकल मैनेजमेंट की जरूरत है कि बातें कम काम ज्यादा और चीजें अलाइनमेंट में हो, आपको मिसिंग लग रहा है वो? देखिए, ये काफी लंबे समय से राजस्थान की एक समस्या रही है, और अब तो मतलब मुझे लगता है कि वो जो पुरानी समस्या थी, जो जिससे लगातार हमारी राजनीति सरकारें भागती रही हैं, वो ये था कि जो हॉस्पिटल्स हैं खासकर, उसमें उन लोग डॉक्टर्स, सरकारी अस्पतालों में पूरे डॉक्टर्स नहीं हैं, विशेषज्ञ नहीं हैं, और खासकर जो दूर दराज के जिले हैं वहां बहुत बहुत बुरी स्थिति है। तो ये जो स्थिति है इमेज बिल्डिंग की, तो इमेज बिल्डिंग तब होती है, किसी की इमेज बेहतर तब कही जा सकती है कि जब आपने सब चीजों को ठीक कर लिया है। लेकिन ठीक क्या, वो तो अभी तो राजस्थान मतलब बहुत बुरी स्थिति के अंदर है, क्योंकि आप ये देखिए कि कई ऐसे जिले हैं राजस्थान के जो आदिवासी जिले हैं, जैसे उदयपुर संभाग के जिले हैं, कोटा संभाग के जिले हैं जो यहाँ आदिवासी रहते हैं, जालोर, सिरोही, ऐसे जिले हैं। आप ये देखिए दूर दराज के गंगानगर जिले के बॉर्डर एरिया के गांव हैं,
इधर भरतपुर और अलवर के गांव हैं, तो उधर धौलपुर डाकुओं से जो प्रभावित इलाका रहा है, तो राजस्थान में जो दूर दराज के जो इलाके हैं उनमें अस्पतालों की स्थिति बहुत ही खराब है, और उसके लिए सारे लोग जिम्मेदार हैं। ये मतलब शुरू से लेके आखिर तक कभी प्राथमिकता रही नहीं है। हमारा राजस्थान का सिस्टम बहुत अच्छा है, यहाँ पंचायत के चुनाव लगातार हो रहे हैं पिछले मतलब 1995 से, तो इन चीजों को सुधारा जा सकता था। लेकिन एक बात मैंने जो शुरू में आपके आगे उल्लेख किया कि क्योंकि हमारे यहाँ सरकारी लोगों के बच्चे जो है वो न तो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, और न सरकारी लोग जो हैं, भले वो राजनीतिक लोग हों, भले वो अफसर हों, वो सरकारी अस्पतालों में इलाज कराते हैं। तो इलाज कराने के बहाने जो है वो कम से कम वहां जाते हैं तो हालात सुधारते हैं, वहां देख लेते हैं। अभी वो कभी साल में, 6 महीने में, 2 साल 4 साल में एक बार जाते हैं और देखते हैं। तो ये जो स्थिति है इसने बहुत ज्यादा स्थितियां बिगाड़ी हैं। और अभी जो कोरोना की जो स्थिति है ये तो एक आपदा की स्थिति है कि इसमें किसी तरह से कुछ सांसें बच जाएं, कुछ लोगों को हम बचा लें। और आप ये देखिए कि जिस तरह से लोगों को लोग मर रहे हैं जिस तरह से, और जिस तरह से दवाएं उपलब्ध नहीं हो रही हैं, जिस तरह से लोग एक एक सिलेंडर के लिए, एक दवाई के लिए, हालांकि अभी हमें जो जानकारी मिली है, जैसे दिल्ली जो देश की राजधानी है वहां बहुत सारी दवाएं नहीं मिल रही हैं मेडिकल स्टोर्स पे, वैसी स्थिति राजस्थान में नहीं है। दवाएं उपलब्ध हैं और हैं, लेकिन जो टीकाकरण है जैसे, उसमें मैं एक चीज और बताऊंगा कि जो कुछ कम्युनिटीज में है इस तरह की स्थिति यहाँ सामने आई है कि वो अगर टीका लगवा लिया तो आपके संतान नहीं होगी या कुछ और हो जाएगा, या इस तरह के भ्रम हैं, उनको दूर करने का कोशिश नहीं की गई है। और दूसरा जो कोविड फर्स्ट का जो दौर था और जो सेकंड के दौर के बीच में जो टाइम था वो बहुत कैजुअल अप्रोच का रहा, और उसमें बहुत जिम्मेदारी से लोगों ने काम नहीं किया। अगर वो उस समय भी लोग जिम्मेदारी से काम कर लेते तो मतलब सरकारी जो लोग थे वो ठीक से काम करते, हेल्थ मिनिस्टर अपने पूरे इलाके को ठीक से करते, क्योंकि पूरे राजस्थान को देखते। अभी क्या हो रहा है कि जो ताकतवर लोग हैं, अभी सबसे ज्यादा चीजें वहां फोकस्ड हो गई हैं और वो लोग किसी तरह से ले लेते हैं। लेकिन आप सोचिए कि हर राजस्थान के भी हालात दूसरे प्रदेशों के जैसे ही है कि वहां जो व्यक्ति ताकतवर लोगों के, किसी पत्रकार के संपर्क में नहीं है, जो ट्विटर हैंडल पर नहीं है, जो फेसबुक पर नहीं है, जो किसी विधायक को नहीं जानता है, जो किसी पार्षद को भी नहीं जानता है, उन लोगों की क्या स्थिति होगी। और ऐसी आबादी बहुत बड़ी है राजस्थान के 7.5 करोड़ लोगों में, और जो 40,000 45,000 गांव हैं, उन गांवों में बहुत दूर दराज के लोग हैं जहां ये हालात हैं। तो बात अभी भी चीजें सुधारी जा सकती हैं, वो बशर्ते राजस्थान के सांसद, क्योंकि अभी 25 के 25 सांसद बीजेपी के हैं, वो पहल करें और वो अपने एरिया के जो लगभग एक सांसद के हिस्से में 8 विधायक आते हैं, उन 8 विधायकों को साथ लें। फिर वो सारे लोग प्रधानों को, सरपंचों को साथ लेकर के ये कंट्रोल हो सकता है, सारी स्थितियां बेहतर हो सकती हैं, हर चीज का नियंत्रण हो सकता है और हर व्यक्ति तक ये चीजें पहुंच सकती हैं। लेकिन क्या है कि अभी तो मतलब छीना झपटी चल रही है कि जो ताकतवर है उसको गैस का सिलेंडर मिलेगा, जो पावरफुल है उसको दवाई मिलेगी, उसके वैक्सीन लग जाएगी, जिसकी मतलब सिफारिशें करनी होती हैं कि साहब आप ये अभी ये देखिए कि मतलब सबसे ज्यादा विद्रूप स्थिति राजस्थान में ये है कि जो हेल्थ वर्कर हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनको भी उस सूची में डाल दिया गया कि वो लोग 45 साल से जो कम उम्र के होंगे उनको इंजेक्शन नहीं लगे, मतलब वैक्सीन नहीं लगेगा। तो आप देखिए कि बहुत सारे लोग हेल्थ वर्कर जो हैं वो उनको नहीं लगे और उनको दोबारा अब लगे हैं, जब दूसरा 18 साल से ऊपर वाले में शुरू हुए हैं। अगर कोई 26 साल का डॉक्टर है, 25 साल का डॉक्टर है, कोई महिला है, पुरुष है, वो हर दिन इन चीजों को देख रहा है, 28-29 साल के हैं और उनको भी आप इंजेक्शन नहीं दे रहे हो। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर आपने वैक्सीन बंद कर दिया है और वो सारा सेंट्रलाइज्ड हो गया है। डॉक्टर जो हैं वो एक बेड बेच रहे हैं और वो भी किसी और ने नहीं, वो सरकारी जो एसीबी है उसने पकड़े हैं। डॉक्टर 1.5 लाख रुपए के अंदर बेड बेच रहा है, ऑक्सीजन का सिलेंडर बेच रहा है, वैक्सीन बेच रहा है, दवाएं बेच रहा है। तो इससे ज्यादा हॉरिबल स्थिति क्या होगी? आप ये सरकारी तंत्र किस तरह से सड़ा गला पड़ा है, उस चीज का उदाहरण जो है वो सरकार की अपनी एजेंसियां बता रही है। बिल्कुल स्थिति खराब है। मैं यही उम्मीद कर सकता हूं कि अब लोगों की आंख जागे, और जब लोगों की नींद जागेगी और उनको समझ में आएगा कि हेल्थ और एजुकेशन सबसे बड़े मुद्दे हैं और इन्हीं पर हमें अपने नुमाइंदों को अकाउंटेबल ठहराना है, तब। लेकिन मुझे एक चीज कहनी है, वो ये कि कम से कम राजस्थान के जो अभी के मुख्यमंत्री हैं
राजस्थान की जो पहले की मुख्यमंत्री हैं ये, या और नेता जो प्रतिपक्ष हैं या जो विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, ये लोग एक अपनी कमेटी बना करके सारे लोग मिल करके, क्योंकि सोनिया गांधी जब प्रधानमंत्री को कह रही हैं कि भाई आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए, तो वो राजस्थान में भी किया जा सकता है। और ये लोग अगर सब लोगों को एक एक पूरा इकट्ठा करके सब लोगों को कहें कि एक टीम बना करके हम काम करें। और एक खास बात यह है कि मुख्यमंत्री जो हैं अभी अशोक गहलोत, मतलब उनकी छवि काफी ठीक है और वो विपक्ष के लोग भी उनमें भरोसा करते हैं। और आमतौर पर अभी तो जो जिस तरह का राजनीतिक माहौल है उसमें ये आरोप प्रत्यारोप चल ही रहा है कि वो बड़े मिलजुल के सब लोग चल रहे हैं राजस्थान में। तो ये मिलना जुलना अगर कहीं राजस्थान के इस हेल्थ सेक्टर को इस कोरोना की महामारी में भी काम आ सके तो मुझे लगता है कि एक बड़ी राहत हो सकती है। जी अविनाश जी, आपका क्लोजिंग रिमार्क। देखिए, मेरा तो यही कहना है कि जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, हमने पिछली वेव में भी देखा राजस्थान अगर इसको इफेक्टिवली डील कर पाया। अब अगर ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के दौर से बाहर निकले और एक फोकस के साथ चले कि हमें हर जगह तक पहुंचना है और हम हर चीज को कंस्ट्रक्टिवली लेंगे। त्रिभुवन जी ने जिन सभी बड़े नेताओं का नाम बताया, अगर आप उनको ट्विटर पे देखें तो वो इंडिविजुअली बड़ी अच्छी मदद कर रहे हैं। अरे तो तो ये सब लोग बैठ के क्यों नहीं, भाई अशोक गहलोत अनुभवी हैं, वसुंधरा राजे अनुभवी हैं, और जो कांग्रेस भाजपा के नेता सब साथ बैठो ना यार, प्रदेश बचाओ, बाद में स्टे के लिए लड़ लेना आपस में। हाँ, बाद में लड़ लेना। पर अभी सारे लोग जयपुर भी नहीं, अगर देखी जाए। चलिए भाई ऑनलाइन साथ आ जाइए, जूम पे साथ आ जाइए। ठीक, वो तो आ ही रहे हैं इस चीज में। जी जी जी, आप लोगों ने राजस्थान का हाल बताया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अलग अलग विषयों पर अलग अलग विद्वानों ने अपनी राय रखी। अब आपकी बारी है, आप भी बताएं कि इन सारे विषयों पर आप क्या सोचते हैं, कोविड के मैनेजमेंट को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर, ग्राउंड पे जो रियलिटी है उसको लेकर। और एक बात याद रखें, सुरक्षित रहें, क्योंकि आपकी सुरक्षा फिलहाल सबसे ज्यादा आपके ही हाथ में है। थैंक यू।